अरे अम्मा, तुझे कितनी बार कहा है कि इधर आकर मत बैठा कर, मुर्गियां दाना खा रही हैं। तुझे देखकर डर जाती हैं। अम्मा अपने ख्यालों में गुम मुर्गी के चूजों को बड़े गौर से देख रही थी कि किस तरह मुर्गी अपने मुंह का दाना अपने नन्हे मुन्ने चूजों को खिला रही है। अपनी बहू की आवाज सुनकर अम्मा अपने ख्यालों से बाहर आई और खाली नजरों से अपनी बहू को देखने लगी। बेटा, अंदर कमरे में मन घबरा रहा है, इसलिए बाहर यहाँ आई। अच्छा अच्छा, अंदर जाके खाना खा ले, टेबल पर रख आई हूँ। अम्मा अपने पैरों में टूटी चप्पल डालकर कमर को हाथ लगाए लड़खड़ाते कदमों से अंदर आई। आज भी सिर्फ सूखी रोटी और प्याज। माँ ने दुख के साथ खाने की थाली को देखा और बहू को आवाज दी, रेखा, रेखा बेटा। पहले तो रेखा ने सुना अनसुना कर दिया। रेखा बेटा, अगर कोई थोड़ी सब्जी या दाल कुछ है तो मुझे दे दे, मुँह और प्याज खाया नहीं जाता। जब अम्मा ने दोबारा सब्जी के लिए पूछा तो रेखा भड़क उठी। हाँ, तूने बेटे के नाम लाखों की जागीर जो की है, जो फरमाइश पर फरमाइश करती है? कोई सब्जी वब्जी नहीं बनाई है? अम्मा ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। थोड़ा सा छाछ या दूध मिल जाता तो। हाँ हाँ, तूने जो पीछे आंगन में भैंस बांध रखी है ना, अभी धो कर लाती हूँ। अरे अम्मा, शुक्र कर, ये तो भी खाने को मिल रहा है। पहले हमारे खर्चे कम थे, जो तू भी यहाँ आ गई मुफ्त की रोटियां तोड़ने। अच्छी भली तो रह रही थी अनिल के यहाँ। पता नहीं दिमाग में कौन सा भूत सवार हुआ कि भागी दौड़ी चली आई मेरी छाती पर मूंग दलने। रेखा अपने जहरीले लफ्जों का जहर अम्मा के दिल में उतारती जा रही थी। अम्मा आंखों में आंसू लिए पानी के गिलास में नमक व मिर्ची डालकर उस पानी में रोटी भिगो भिगो कर खाने लगी। दोपहर में जब स्कूल से पोती आई तो दोनों माँ बेटी सब्जी के साथ रोटी खाने लगी। साथ ही छाछ के गिलास भी साइड में रखे हुए थे। अम्मा के दो बेटे थे, अनिल और रमेश। दोनों ठेके पर जमीन लेकर खेती बाड़ी करते। उन दोनों का घर भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही था। अपने पति की मौत के बाद माँ ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके दोनों बेटों को पाला था। अम्मा के स्वाभिमान, मेहनत व उनके अच्छे व्यवहार के कारण गांव वाले उनकी बड़ी इज्जत किया करते। दोनों बेटे बड़े हुए तो उनकी शादी कर दी। बेटों की शादी हुई तो उन्होंने माँ की तरफ से अपनी आंखें फेर ली। हमेशा घरेलू हालात की तंगी का रोना रोने लगे। तंगी का झूठा रोना रोते रोते वे सचमुच तंगहाली में आ गए। ठेकेदार ने अपनी फसल पूरी न मिलने से दोनों से अपनी जमीन वापस ले ली। अब दोनों दिहाड़ी मजदूरी करते। घरेलू हालत तंग होने के साथ साथ इनके दिल भी तंग थे। वह माँ जिसने तपती धूप और ठंडुती ठंड में भी अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पाला, जिन बेटों को माँ ने अपने मुंह का निवाला भी खिलाया था, आज वही माँ इन दोनों को बोझ लग रही थी। रेशमा, ओ रेशमा, जरा ठंडा पानी तो ले आ। जी अभी लाई, कहकर रेशमा ठंडे पानी का ग्लास लेकर आई और अनिल को दिया। आओ भाई रमेश, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? बड़े दिनों बाद आए हो मेरे घर। रेशमा, जरा ठंडी लस्सी लाना रमेश भैया के लिए। अनिल ने रेशमा को आवाज दी। मैं तेरे यहाँ लस्सी पीने नहीं आया हूँ, मैं तुझसे सीधी सीधी बात करने आया हूँ कि क्या अम्मा का मैंने ठेका ले रखा है कि मैं उसे अपने पास रखूँ, उसे खिलाऊं पिलाऊं। तंग आ गया हूँ मैं उसकी रोज रोज की फरमाइश से। कभी ये खाना है, कभी ये नहीं खाना है। दिन रात बेचारी रेखा इसकी सेवा करती रहती है और अम्मा है कि हमेशा उसे कोसती रहती है। अब तो अम्मा मेरी बेटी के खाने पर भी नजर रखने लगी है। मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मेरे भी हजार खर्चे हैं। तेरे यहाँ तो आए दिन चिकन पकता है, खुश रहेगी अम्मा तेरे यहाँ? रमेश ने दो टूक कहा। जैसा जैसा रेखा ने उसे सिखाकर भेजा था, वो जहर ज्यों का त्यों रमेश उगल रहा था। कैसी बातें कर रहा है भाई रमेश? बिरादरी के सामने तो तू ही अम्मा को अपने साथ ले गया था ना, मैंने तो नहीं निकाला था उसको। तू तो जानता है कि आजकल मेरे पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार हूं मैं। रेशमा लोगों की कढ़ाई सिलाई करके घर चला रही है, मैं अम्मा को कैसे अपने पास रखूं? अनिल ने अपनी परेशानी बताई। मैं कुछ नहीं जानता, मैं अपने घर का सुख चैन अभी और बर्बाद नहीं करूंगा। तू आज शाम को मेरे घर आकर अम्मा को लेकर जा, रमेश ने गुस्से से कहा और घर के दरवाजे से बाहर निकल गया। अनिल, अगर तुम अम्मा को यहाँ लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, रेशमा ने धमकी दी। माँ है वह हमारी, भाई का तो खून सफ़ेद हो गया है पर मेरा नहीं। मैं कल जा रहा हूँ उसको लाने के लिए। चारपाई पर बैठे हुए अनिल ने अपना फैसला सुना दिया। रेशमा अपना गुस्सा बर्तनों को पटक पटक कर मांजने में उतारने लगी। रमेश, हो आया तू अपने भाई के घर? रेखा ने पूछा। अरे हाँ भाई, तेरी बात कैसे टाल सकता हूँ? क्या आया, आ जाकर अम्मा को लेकर जाए। अगर अनिल ना आया तो? रेखा ने प्रश्न किया।
अगर वो ना आया तो मैं उसके घर जाकर अम्मा को छोड़ाऊंगा। तू चिंता ना कर, तू बस अब खुश रहा कर। हाँ, मैं तो बड़ी खुश हूँ। पूरे 7 सालों बाद भगवान ने हमारी सुनी है। मैं चाहती हूँ भगवान इस बार बेटा दे। हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ। भगवान सब अच्छा करेगा। अच्छा, मैं बाजार से तेरे लिए कुछ फल फ्रूट लेकर आता हूँ। अम्मा आजा, रोटी खा ले। रेखा ने माँ को आवाज़ दी। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता उठकर चारपाई पर आईं। खाने की थाली के पास देखा वही सूखी रोटी और अचार। आज अम्मा का रमेश के घर शायद आखिरी दिन था, इसलिए रेखा ने मेहरबानी करके उसे आज प्याज की जगह अचार दिया। अभी रेखा अम्मा को खाना देकर पलटी ही थी कि अनिल ने नमस्ते भाभी जी कहा। रेखा ने पलट कर देखा, तब तक अनिल अपनी माँ के साथ चारपाई पर आकर बैठ गया। माँ की थाली देखकर उसने ठंडी सांसें भरी। चल उठ, अम्मा मैं तुझे लेने आया हूँ। ना बेटा, मैं कैसे तेरे साथ चल सकती हूँ? इस समय रेखा को मेरी ज़रूरत है। उसका बच्चा हो जाए फिर आऊँगी मैं तेरे यहाँ। रेखा ने तुनक कर कहा, मुझ पर एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उल्टा तेरे बगैर ही मैं ज़्यादा खुश रहूँगी। चल अम्मा जल्दी चल, तुझे घर पर छोड़कर मुझे काम पर भी जाना है। रुक जा बेटा, यह रेखा बहू तो पगली है, इसे कुछ भी नहीं समझता। रमेश को आने दे, बहू को इस हालत में छोड़ वह मुझे हरगिज नहीं जाने देगा। अम्मा अम्मा पगली भाभी नहीं तू है। रमेश भैया खुद मेरे घर आए थे यह कहने कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं। वो अब तेरा बोझ और बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह सुनकर अम्मा की आंखों में तो आंसू आ गए। अम्मा सिर्फ हमसे ही सेवा कराती रहोगी या कोई सेवा का मौका अनिल और रेशमा को भी दोगी? तंज से रेखा कहने लगी। अम्मा खामोशी से उठी और अनिल के साथ उसके घर की ओर चल पड़ी। रेशमा, अम्मा के लिए ठंडी छाछ लाना। अच्छा माँ, मैं अभी जा रहा हूँ, देखता हूँ शायद कहीं कुछ काम मिल जाए। तू यहाँ आराम से बैठ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। यह बातें कर अनिल काम पर चला गया। आ गई अम्मा? बड़ी जल्दी थी तुझे यहाँ आने की, जैसे यहाँ सब तेरे इंतजार में बैठे हुए हैं। बस एक तेरी ही कसर बाकी थी। यह ले छाछ पी, नहीं तो आते बरोबर अपने बेटे से शिकायत कर देगी। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुझे, कब्रों में पैर लटके हैं पर चुगलियाँ लगाने से कभी बाज नहीं आएगी। रेशमा की जबान तो रेखा से भी 2 हाथ आगे थी। माँ मन ही मन सोचने लगी कि हे भगवान, मुझसे कहाँ गलती हो गई जो तू मुझे इतना आजमा रहा है। और आंसू उनकी आंखों से लुढ़ककर उनके गालों पर बहने लगे। उनकी उनकी छाछ पीने की चाहत पूरी खत्म हो गई थी और उन्होंने जैसे ही छाछ का प्याला नीचे रखने की कोशिश की, कांपते हाथों से मिट्टी का प्याला जमीन पर आ गिरा और अम्मा के दिल की तरह ही टुकड़े टुकड़े हो गया। वाह अम्मा, लो कर दिया ना आते ही नुकसान। तेरे बेटे की कमाई के नहीं है कि तू नुकसान करती रहे और मैं चुपचाप देखती रहूं। अम्मा का दिल हर चीज से उचाट हो चुका था। वह खामोशी से उठी और अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए घर से बाहर चली गईं। आहिस्ता आहिस्ता चलकर घर से कुछ दूर, मंदिर से कुछ दूरी पर नीम के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर आकर बैठ गई। बीते दिनों को याद करके उसका मन भर आया। तभी 50 रुपए की नोट उसकी झोली में आ गिरी। किसी ने भिखारिन समझकर पैसे अम्मा की झोली में डाले थे। अरे सुनो भाई, मैं भिखारिन नहीं हूँ, अपने पैसे वापस ले जाओ। पर वो तो दूर जा चुका था। शाम को जब अम्मा घर आई तो अनिल घर आ चुका था। वह भी लाठी टेकती हुई चारपाई पर बैठ गई। अनिल ने पूछा, अम्मा किधर गई थी तू? पहले ही तेरे पैरों में ताकत नहीं है, कल चलकर कहीं गिर विर गई तो तेरी दवाई का खर्चा भी मुझे ही उठाना पड़ेगा। अनिल ने बेदर्दी से अम्मा को चेताया। रेशमा, रेशमा जरा खाना लगा दे, बड़ी जोरों की भूख लगी है। यह कहकर अनिल आंगन में लगे नल की तरफ हाथ धोने चला। कहाँ से लाऊं खाना? कुछ नहीं बनाया मैंने। दाल सब्जी लाने को भी पैसे लगते हैं, वह तो तेरे पास कभी रहते नहीं, और खाने वाले बेशुमार। आखिरी शब्द उसने अम्मा की तरफ देखकर कहा। अम्मा ने पैसों वाली मुट्ठी की तरफ देखा और मुट्ठी अनिल के सामने खोल दी। मुड़ी तुड़ी 50 रुपए की नोट लेकर अनिल ने पूछा, अम्मा ये कहाँ से लाई? अम्मा ने कहा, बस ये तू रख ले। अनिल ने माँ के हाथ से 50 रुपए लिए और रेशमा को देकर उसे सब्जी भाजी लाने को कहा। रात में अम्मा ने अपने साथ घटा पूरा वाकया उन दोनों को बता दिया। अब तो यह सिलसिला ही चल पड़ा। वे दोनों रोज अम्मा को शाम को मंदिर की तरफ भेज देते। अम्मा सिर झुकाकर बैठी रहती और झोली में गिरते पैसों में इजाफा होते रहता। अब अम्मा को खाना बिना तानों के मिलने लगा।
वह माँ जिसने जिंदगी भर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला था, तंगहाली में भी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, आज उन्हीं बच्चों ने अपनी माँ को भिखारिन बनाकर छोड़ा था। अरे रेखा, जरा बाहर तो आ, तुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। रेखा की पड़ोसन माला ने आवाज देते हुए कहा। रेखा बोली, क्या है, चिल्ला क्यों रही है, आजा अंदर। माला कहने लगी, तुझे पता है तेरा देवर अपनी अम्मा से भीख मंगवाता है। आज जब मैं मंदिर गई तो मैंने देखा अम्मा की झोली तो पूरी पैसों से भरी थी और बेचारी अम्मा चुपचाप नीचे सिर झुकाए बैठी थी। बड़ा बेगैरत निकला तेरा देवर, अपनी माँ को ही भिखारिन बना दिया। क्या ये बात है? मैं भी सोचूं कि मेरी देवरानी रेशमा का मुंह बंद क्यों है। वह तो एक दिन भी ना रखे अम्मा को, अकेले अकेले अम्मा की कमाई खा रही है। रेखा बड़बड़ाने लगी। रमेश के घर आने पर रेखा ने उससे कहा, रमेश तुझे पता है तेरे भाई भाभी अम्मा से भीख मंगवाते हैं। पड़ोस वाली मुझे बता कर गई है। अम्मा रोज झोली भर भर के पैसे लाती है और रेशमा को देती है। यहाँ तो अम्मा के नखरे खत्म नहीं होते थे और वहाँ उधर जाकर कमाई कर रही है और पैसे कमा कमा कर अनिल को दे रही है। मैं रेशमा को अम्मा की कमाई अकेले नहीं खाने दूंगी, हमारा भी तो हक है अम्मा की कमाई पर। तू ऐसा कर, वहाँ जाकर अम्मा को हमारे घर वापस ले आ। उससे कहना कि हम बड़े शर्मिंदा हैं अपने किए पर। तेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? कभी कहती है अम्मा को छोड़ आ, कभी कहती है ले आ। पागल करके रखा है मुझे, रमेश ने झिड़क कर रेखा से कहा। रमेश रमेश तू ठंडे दिमाग से सोच और समझ। अम्मा की कमाई आएगी तो हमारे भी हालात कुछ ठीक हो जाएंगे। आज पहली बार रेखा झिड़की खाकर भी रमेश को प्यार से समझा रही थी। अच्छा ठीक है, सांस तो लेने दे, जा पानी पिला। अब रमेश भी अपनी पत्नी को समझाने की बजाय माँ की कमाई के बारे में सोचने लगा। अम्मा की कमाई से कुछ तो बचत हो जाएगी। इस बेगैरत बेटे की आंखों पर भी लालच की पट्टी बंध चुकी थी। जिसे माल तो नजर आ रहा था पर माँ की खुददारी जाने का कोई गम नहीं था। अम्मा अम्मा घर चल, तुझे रेखा बड़ा ही याद कर रही है, रमेश ने अपने छोटे भाई अनिल के घर में घुसते हुए प्यार भरी आवाज में कहा। अम्मा कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी मेरे पास, अनिल ने दखल अंदाजी की। अनिल भी अम्मा की कमाई को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। चल अम्मा मेरे साथ चल, मेरा वक्त बर्बाद मत कर, रमेश ने तो करीब करीब घसीटते हुए अम्मा को उठाना चाहा। रमेश भैया, जब अम्मा तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? तुझे मैंने बोल दिया कि अब वो यहीं रहेगी मेरे पास, अम्मा का हाथ जोर से पकड़कर जबरदस्ती उसे चारपाई पर वापस बिठाते हुए अनिल ने कहा। मैं सब समझ रहा हूँ कि तू क्यों नहीं भेज रहा माँ को मेरे घर। तू अम्मा की कमाई को अकेले ही हड़पना चाहता है, मुझे सब मालूम है। तुझे क्या लगा मुझे कभी पता नहीं चलेगा और अम्मा की कमाई तू अकेला अकेला ही खाएगा? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आखिर मेरा भी हक है अम्मा की कमाई पर। रमेश भी जानवरों की तरह दहाड़कर बोल रहा था। अम्मा तो बस दोनों बेटों को बेबसी से देखती रही, जो माँ के लिए नहीं, माँ की झोली में भीख की सूरत में मिले रुपयों के लिए आपस में लड़ रहे थे। आज उसकी ममता सिसकियों से भर गई। वह आज अपनी कोख से ऐसे नालायक व नामुराद बेटों को जन्म देने के लिए खुद को ही कोस रही थी। आज दिल का दुख, जिल्लत, अपमान, क्रोध सब आंसुओं के रूप में आंखों से बाहर आ गया और झुर्रीदार गालों पर बहने लगा। उनके दिल में हूक सी उठी और अम्मा ने खामोशी से आंखें मूंद ली। अचानक दोनों भाइयों की नज़र माँ के बेजान शरीर पर पड़ी, जो एक तरफ लुढ़क चुका था। अम्मा अम्मा कहकर दोनों माँ को झंझोड़ने लगे, मगर अम्मा इस दुनिया के झमेलों से आज़ाद हो चुकी थी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।